आकर्ष ने रवि की चुनौती स्वीकार कर ली थी और मुकाबले के दौरान एक ही पंच में रवि का कंधा तोड़ दिया, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। आकर्ष ने अभी कौन सी युद्ध कला का प्रयोग किया? यह कोई युद्ध कला नहीं लगती, मुझे तो यह कोई साधारण पंच लगता है। लेकिन उसने ना सिर्फ अपना बचाव किया, बल्कि रवि को अपने साधारण पंच से घायल भी कर दिया। उसने बाघ के पंजे से अपना बचाव कैसे किया, मैं इस बात से ज्यादा हैरान हूं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इस तरह का पंच भला कोई युद्ध कला कैसे नहीं है? क्या तुमने नहीं देखा आकर्ष के उस पंच ने रवि के कंधे की क्या हालत की है? मिश्रा परिवार के सभी शिष्य आपस में आकर्ष के प्रयोग किए पंच के बारे में बातें करने लगते हैं, पर कोई भी आकर्ष के उस पंच के बारे में स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा था। आकर्ष का वो पंच जितना सरल दिख रहा था, उसे समझ पाना उतना ही मुश्किल था। रवि का कंधा टूट चुका है, उसका दाहिना हाथ अपंग हो गया है। सोमदत्त ने रवि के चोटों की जांच की और एक ठंडी आह भरी। उन्होंने आश्चर्य से आकर्ष की ओर देखा। आकर्ष शारीरिक मंडल के पहले स्तर का योद्धा था, पर उसने रवि, जो कि शारीरिक मंडल के दूसरे स्तर का योद्धा था, उसे हमेशा के लिए अपंग बना दिया था। रवि को उपचार के लिए ले जाने को कहकर सोमदत्त आकर्ष के पास आए, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। इस समय सोमदत्त को आकर्ष हमेशा के जैसा सरल और कमजोर नहीं लग रहा था, उसमें हमेशा से कुछ तो अलग था। पर क्या, यह बताना सोमदत्त के लिए काफी मुश्किल था। वह पंच जिसका प्रयोग तुमने अभी किया, उस तकनीक का क्या नाम है? वो पंच किसी युद्ध कला के जैसा नहीं लगता, पर वास्तव में युद्ध कला के समान ताकतवर है। इस तकनीक का अभ्यास तुम कब से कर रहे हो? सोमदत्त ने उत्सुक होकर आकर्ष से पूछा। मिश्रा परिवार के शिष्य उस पंच की गहराई देखने में असमर्थ थे, लेकिन सोमदत्त ने स्पष्ट रूप से देखा था। वो सामान्य पंच वास्तव में बड़ी कुशलता से प्रयोग किया गया था। पंच मारते समय आकर्ष के पूरे शरीर की ताकत उस एक वार में समाहित थी। ऐसा वार पीले वर्ग के उच्च स्तर की युद्ध कला से भी नहीं किया जा सकता था। नहीं, शायद उत्तम स्तर भी इस वार के आगे साधारण लगता। सोमाली महाद्वीप की युद्ध कला को उच्च से निम्न वर्ग तक 4 भागों में विभाजित किया गया था: स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला। युद्ध कला के प्रत्येक वर्ग को 3 स्तर में विभाजित किया गया था: उच्च, मध्यम और निम्न। मिश्रा परिवार के युद्ध गृह में रखी सारी युद्ध कला पीले वर्ग की निम्न और मध्यम स्तर की युद्ध कला थी। उनके पास केवल एक उच्च स्तर की युद्ध कला थी, जिसका नाम पवन चेसर था। इस युद्ध कला का अभ्यास केवल मिश्रा परिवार के वो योद्धा कर सकते थे जो चक्र मध्य मंडल में प्रवेश कर चुके हों। लेकिन सोमदत्त को पता था कि अगर कोई पवन चेसर में महारत भी हासिल कर लेगा, तो भी आकर्ष के उस पंच के समान ताकत उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसे पतन पंच कहा जाता है, आकर्ष ने कहा। लेकिन उसने अपने अभ्यास के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो कैसे बताता कि उसने 10 सालों तक इस पतन पंच का अभ्यास किया है, वो भी अपने पिछले जीवन में। इस पंच की विशेषता थी कि इसे प्रयोग करते समय सामने वाला इसकी ताकत का अंदाजा आसानी से नहीं लगा पाता था। पतन पंच सिर्फ देखने में सरल लगता था, लेकिन यह वास्तव में आंतरिक अंगों सहित पूरे शरीर को नष्ट करने की क्षमता रखता था। किसी को भी आकर्ष के समान स्तर तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 साल तक इसका अभ्यास करना पड़ेगा। सोमदत्त दादा, मैं घर वापस जा रहा हूं। आज की घटना के बारे में आपने भी देखा था कि किसने पहले हमला किया था। मुझे आशा है कि आप मेरी ओर से गवाह बनेंगे। इतना कहकर आकर्ष अपने घर की ओर चल दिया। पतन पंच, ये बच्चा असाधारण है। रेवती, सभी के साथ आकर्ष ने तुमसे भी अपनी वास्तविक ताकत को छुपाया है। वो अभी भी अपनी क्षमताओं को छिपा रहा है और सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सोमदत्त ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा। उन्होंने आज आकर्ष का वो रूप देखा था जिसे कोई नहीं देख पाया था। आकर्ष अभी कुछ बातें छुपा रहा था। सभी के कुछ राज होते हैं, इसलिए सोमदत्त ने आकर्ष से ज्यादा पूछताछ नहीं की। आसपास के मिश्रा परिवार के शिष्य जो लड़ाई को देख रहे थे, एक के बाद एक मैदान से जाने लगे। वे सभी जान चुके थे कि उस भयानक पंच को पतन पंच कहा जाता है। आखिरकार सब खत्म हुआ। घर वापस आने के बाद आकर्ष ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती थी। इस दुनिया में पहुंचने के बाद
यह पहली बार था जब उसने मुक्केबाजी का इतना खुलकर प्रयोग किया था। उस समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो अपने पिछले जीवन में वापस चला गया है, जो उत्साह और रक्तपात से भरा था। आकर्ष जब अपने कमरे में आया तो उसका ध्यान सप्त शारीरिक दिव्य जल पर गया, जो अब केवल 2 बार स्नान करने के लिए पर्याप्त था। लगता है मुझे मां से और अधिक औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने को कहना होगा। औषधीय स्नान का आनंद लेते हुए उसने लक्ष्य की युद्ध कला का अभ्यास करना शुरू किया। वो जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, क्योंकि आज उसने रवि की जो हालत की थी, उसके बाद मुसीबत का खत्म नहीं, बल्कि मुसीबतों का दौर शुरू होने वाला था। हे, क्या तुमने सुना? 9वें एल्डर के बेटे आकर्ष ने शारीरिक मंडल में प्रवेश कर लिया है। हाँ, मुझे पता है, पर यह खबर पुरानी हो चुकी है। नई खबर सुनो। आकर्ष और रवि के बीच एक मुकाबला हुआ था, जिसमें न केवल आकर्ष ने रवि को हराया, बल्कि उसके कंधे पर ऐसा जानलेवा पंच मारा कि उसका कंधा टूट गया। रवि हमेशा के लिए अपंग हो चुका है। सच में? पर रवि पहले से ही शारीरिक मंडल के दूसरे स्तर पर है और उसने पीले वर्ग के निम्न स्तर की युद्ध कला बाघ के पंजे का अच्छा अभ्यास कर रखा है। फिर वो आकर्ष से कैसे हार गया? बाघ का पंजा बेकार है। आकर्ष की युद्ध कला, जिसे सब पतन पंच कह रहे हैं, उसके सामने बाघ का पंजा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि 5वें एल्डर सोमदत्त दादा ने भी इसके प्रति प्रशंसा व्यक्त की है। जैसे जैसे पतन पंच के बारे लोगों को खबर मिलती रही, वैसे वैसे ही उसके बारे में और अधिक बातें होने लगी। कुछ शिष्यों ने इसे एक उत्तम स्तर की युद्ध कला घोषित किया, कुछ ने इसे पृथ्वी वर्ग की युद्ध कला घोषित किया, और कुछ ने तो यह तक घोषणा कर दी कि आकर्ष का पतन पंच एक स्वर्ग स्तर की युद्ध कला है। मिश्रा परिवार के एक कमरे के भीतर अमन बिस्तर के पास खड़ा था और अपने बेटे के टूटे हुए कंधे को देख रहा था। अमन के कानों में पहले एल्डर की आवाज अभी भी बज रही थी। अमन, अगर यह सिर्फ एक टूटी हुई हड्डी होती तो 9वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली का सेवन करना और कुछ समय का आराम चोट को ठीक करने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन तुम्हारे बेटे रवि के कंधे की न सिर्फ हड्डी टूटी है, बल्कि सारी मांसपेशियां तक नष्ट हो चुकी हैं। यहां तक कि अगर तुम कुल प्रमुख से 8वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली लेकर रवि को दोगे तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे माफ करना, पर मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं है। आकर्ष, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ दूंगा, तुम्हें मरना होगा। अमन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और चिल्लाते हुए अपने आप से ही कहा, पिताजी, मेरा छोटा भाई कैसा है? ठीक इसी समय एक व्यक्ति भागते हुए कमरे में आया। यह व्यक्ति 7वें एल्डर अमन का सबसे बड़ा बेटा अभिजीत था, जिसकी गिनती मिश्रा परिवार के ताकतवर शिष्यों में होती थी। उसने न सिर्फ 16 साल की उम्र में ही शारीरिक मंडल के 4थे स्तर में प्रवेश कर लिया था, बल्कि पीले वर्ग के मध्यम स्तर की एक युद्ध कला पर्ण पंच में भी महारत हासिल कर ली थी। मिश्रा परिवार के शिष्यों को 16 वर्ष की आयु में वयस्क माना जाता था। 16 वर्ष का होने के बाद उन्हें मिश्रा परिवार के किसी भी व्यवसायों में से एक में मदद करने के लिए भेज दिया जाता था। अभिजीत भी उन्हीं में से एक था। जब उसे पता चला कि उसका छोटा भाई रवि घायल हो चुका है, तो वो अपने सारे काम छोड़कर भागते हुए रवि से मिलने आ पहुंचा। अमन ने एक गहरी सांस ली और बेहद भारी आवाज में कहा, अभिजीत, तुम्हारा छोटा भाई, उसका दाहिना कंधा टूट चुका है। यहां तक कि पहले एल्डर भी उसका उपचार करने में असमर्थ है। क्या? अभिजीत का शरीर कांप उठा, जैसे कि उस पर बिजली गिर गई हो। मिश्रा परिवार के पहले एल्डर पूरे सांची के एक प्रसिद्ध वैद्य थे, वो भी 9वें स्तर के। अगर वो भी रवि का उपचार करने में असमर्थ थे, यानी रवि की चोट सामान्य नहीं थी। बिस्तर के किनारे पर खड़े होकर अभिजीत सोते हुए रवि की ओर देख रहा था। रवि की हालत देख उसकी आंखों में भी अमन की तरह खून उतर चुका था। उसके छोटे भाई को जन्म देते समय उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसने इन सभी वर्षों में अपने छोटे भाई को बड़े प्यार से संभाला था। चाहे वह भोजन हो या खिलौने, वह हमेशा अपने छोटे भाई को प्राथमिकता देता था। उसके लिए सबसे जरूरी उसका छोटा भाई था। लेकिन अब उसके छोटे भाई का दाहिना कंधा टूट गया था और उसका भविष्य बर्बाद हो गया था। यह सब सोचते हुए अभिजीत का दिल गुस्से से भर गया। पिताजी,
क्या आप सुनिश्चित हैं कि रवि की यह हालत आकर्ष ने ही की है? अभिजीत ने अमन की ओर देखते हुए पूछा। जब उसने शुरू में इस घटना के बारे में सुना तो वह विश्वास नहीं कर पाया। कमजोर सा दिखने वाला आकर्ष, जिसने अभी तक शारीरिक मंडल में प्रवेश भी नहीं किया था, उसके छोटे भाई को गंभीर रूप से घायल करने में कामयाब हो गया था। हाँ, मैंने 5वें एल्डर सोमदत्त के साथ बात की थी। आकर्ष ने ही रवि को घायल किया था 3 दिन पहले। न सिर्फ उसने शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश किया, बल्कि एक उच्च स्तर की युद्ध कला का भी प्रयोग किया था, जिसे सब पतन पंच कह रहे हैं। अमन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। शारीरिक मंडल का पहला स्तर, पतन पंच? अभिजीत ने अपने आप से हैरान होते हुए कहा। पिताजी, मेरे साथ चलिए। वो भी ठीक इसी समय रेवती के घर में। मां, आप यहां, क्या कुछ हुआ है? आकर्ष, जो अभी सप्त शारीरिक दिव्य जल में नहाकर अपने कमरे से बाहर आया था, अपनी मां रेवती को अपने सामने खड़ा देख शर्मिंदा होते हुए बोला। रेवती ने अपने बेटे को थोड़ा हैरान होते हुए देखा। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी जो उसने आकर्ष के बारे में सुना था। उसका बेटा न सिर्फ शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करने में कामयाब हुआ था, बल्कि उसने अमन के बेटे रवि को भी हमेशा के लिए अपंग बना दिया था। आकर्ष, क्या तुम अपनी मां को यह नहीं बताना चाहोगे कि तुमने पतन पंच नामक युद्ध कला कब सीखी? यहां तक कि 5वें एल्डर सोमदत्त भी तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। रेवती ने आकर्ष को एक मुस्कान के साथ देखते हुए पूछा। मां, अगर मैं आपसे कहूं कि जब उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे सप्त शारीरिक दिव्य जल बनाना सिखाया था, तब उसने मुझे यह युद्ध कला भी सिखाई, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करोगी? आकर्ष ने हल्का शर्माते हुए कहा। आकर्ष, तुम अब बड़े हो गए हो। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका तुम खुलासा नहीं करना चाहते, इसलिए मैं इस बारे में तुमसे ज्यादा नहीं पूछूंगी। लेकिन तुम याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रेवती ने गंभीर होकर आकर्ष से कहा। आकर्ष का दिल कांप उठा, उसकी आंखें भर आई। ठीक इसी समय अमन की घृणा से भरी आवाज उन दोनों को सुनाई दी। रेवती, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसमें अभी भी यहां आने की हिम्मत बची है, रेवती ने गुस्सा होते हुए कहा। अगले ही पल अमन और उसका बेटा अभिजीत रेवती के सामने खड़े थे। वो दोनों आकर्ष को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। अगर रेवती वहां नहीं होती तो आकर्ष अब तक कई बार मर चुका होता। अमन, क्या मैं जान सकती हूं कि तुम्हारे यहां आने का क्या उद्देश्य है? कहीं तुम आकर्ष को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से तो यहां नहीं आए? रेवती ने एक कदम आगे बढ़ाया और आकर्ष को अपने पीछे छिपाते हुए अमन से कहा। रेवती, फिक्र मत करो। तुम्हारे बेटे आकर्ष और मेरे बेटे रवि के बीच की लड़ाई को सोमदत्त ने देखा था। रवि के घायल होने में आकर्ष की कोई गलती नहीं है। वो अपनी खुद की गलती के कारण घायल हुआ था। अमन ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा। फिर तुम्हारे यहां आने का क्या कारण है? अमन ने जो कुछ कहा था उस पर रेवती को भरोसा नहीं हो रहा था। रेवती चाची, अभिजीत, जो अमन के पास खड़ा था, विनम्रता से बोला। रेवती को प्रणाम करने के बाद अभिजीत की नजर आकर्ष पर पड़ी। तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसे अपना शिकार मिल चुका था। रेवती चाची, मेरे पिता यहां मेरे साथ आए हैं। मेरे यहां आने का कारण आकर्ष को चुनौती देना है। मैंने सुना है कि उसका पतन पंच बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं उसकी ताकत देखने चला आया। अभिजीत की बात सुनकर रेवती की भौहें गुस्से से तन गई। अभिजीत, जहां तक मैं जानती हूं तो तुम मेरे बेटे से 1 वर्ष बड़े हो और पहले से ही शारीरिक मंडल के 4थे स्तर में कदम रख चुके हो, जबकि मेरा बेटा अब भी शारीरिक मंडल के पहले स्तर में है। क्या उसे चुनौती देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? रेवती ने अभिजीत पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा। चाची, आकर्ष शारीरिक मंडल का कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसने आसानी से मेरे छोटे भाई को हरा दिया था। अभिजीत ने मुस्कुराते हुए रेवती से कहा। इससे पहले कि रेवती कुछ कह पाती, आकर्ष अभिजीत के सामने आया और बोला, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या थी आकर्ष की शर्त? क्या अभिजीत उसकी शर्त मानेगा? क्या आकर्ष हरा पाएगा अभिजीत को या फिर मारा जाएगा?
जानने के लिए सुनते रहे मार्शल एम्परर सिर्फ और सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। अभिजीत और अमन आकर्ष के कमरे में आकर उसे लड़ाई की चुनौती दे देते हैं। इससे पहले कि रेवती कुछ कह पाती, आकर्ष अभिजीत के सामने आया और बोला, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आकर्ष, रेवती ने आकर्ष को रोकते हुए कहा। रेवती को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आकर्ष ने बिना उसकी सलाह पूछे अभिजीत की चुनौती स्वीकार कर ली थी। कैसी शर्त? अभिजीत ने बिना किसी देरी के तुरंत आकर्ष से पूछा। जब तक आकर्ष उसकी चुनौती स्वीकार करने को तैयार था, वो भी उसकी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार था। उसके पास अपने छोटे भाई का बदला लेने का यह सबसे अच्छा अवसर था और वह यह अवसर कैसे जाने दे सकता था। मेरी शर्त बहुत साधारण है। आज से ठीक 1 महीने के बाद मैं तुमसे लड़ूंगा। यदि तुम्हें यह शर्त स्वीकार नहीं है या फिर डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम यहां से जा सकते हो। मैं सोचूंगा जैसे तुम मुझे चुनौती देने के लिए कभी आए ही नहीं, आकर्ष ने शांत स्वर में कहा, जैसे कि वो जानता हो कि अभिजीत उसकी शर्त जरूर स्वीकार करेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। मुझे आशा है कि तुम 1 महीने बाद मुझसे लड़ोगे, न कि कहीं छुपने की कोशिश करोगे। अभिजीत ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। अमन और अभिजीत जब रेवती के घर से बाहर आए तो अमन ने अभिजीत से कहा, अभिजीत, आकर्ष ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे अपने जीतने पर पूरा भरोसा हो? मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी शर्त नहीं माननी चाहिए थी। पिताजी, एक जुगनू कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी सूरज नहीं बन सकता। अभी वो शारीरिक मंडल के पहले स्तर में है। 1 महीने के पूरा होने तक वो दूसरे स्तर में कदम भी नहीं रख पाएगा। फिर मुझे किस बात का डर? अभिजीत ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। लेकिन अमन कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन अभिजीत ने उसे टोकते हुए कहा, पिताजी, क्या आप पतन पंच के कारण चिंतित हैं? ऐसा है तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आकर्ष दूसरे स्तर में पहुंचने में कामयाब भी रहता है तो भी वो मेरा सामना नहीं कर पाएगा। क्या दूसरे स्तर और चौथे स्तर के बीच के अंतर को वो केवल पतन पंच के बल पर कम कर सकता है? शारीरिक मंडल के तीसरे और चौथे स्तर के बीच का अंतर काफी बड़ा था। यह अंतर बस दिखने में छोटा लगता था, पर वास्तव में इतनी ताकत उत्पन्न कर पाना बहुत मुश्किल था। जब तीसरे और चौथे स्तर का अंतर ही इतना बड़ा था तो दूसरे और चौथे स्तर के बीच का अंतर कितना होगा? यही कारण था कि अभिजीत आकर्ष से डर नहीं रहा था। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। अमन ने जब अपने बेटे अभिजीत की पूरी बात सुनी तो वह हल्का सा मुस्कुराया। उसके बड़े बेटे पर उसे गर्व था। उसने कभी भी उसे निराश नहीं किया था। अमन और उसके बेटे के चले जाने के बाद आकर्ष ने अपनी मां रेवती की आंखों को देखा, जिनमें चिंता साफ झलक रही थी। मां, तुम चिंता मत करो, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। आकर्ष, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर तुम्हें भी हालात को समझना चाहिए। अभिजीत अपने भाई रवि जैसा कमजोर नहीं है। वो मिश्रा परिवार में शारीरिक मंडल के चौथे स्तर के योद्धाओं में सबसे ताकतवर हैं। तुम्हें उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी, रेवती ने चिंतित होते हुए कहा। मां, मुझे आपके द्वारा कही गई सभी बातों की जानकारी है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं पक्का जीतूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, आकर्ष ने गंभीर होकर रेवती से कहा। आकर्ष, मुझे किसी की चुनौती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। मैं नहीं चाहती कि तुम पहले के जैसे घायल हो। ये कहते हुए रेवती की आंखें भर आई। कुछ दिन पहले हुई घटना ने उसके दिल में एक छाप छोड़ दी थी। वो फिर से आकर्ष को चोट लगा नहीं देख सकती थी। मां, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको फिर कभी चिंतित नहीं करूंगा, आकर्ष ने कहा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। इस महीने के दौरान अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बिना किसी संकोच के बताना, रेवती ने अपने आप को शांत करते हुए कहा। मां, मुझे वो सारी औषधीय सामग्री फिर से खरीदनी है जो आपने पिछली बार मेरे लिए खरीदी थी। इसके अलावा मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता भी है। अपनी मां रेवती से पैसे प्राप्त करने के बाद आकर्ष बाजार की ओर चल दिया। इस दुनिया में आने के बाद वो पहली बार अपने घर से बाहर जा रहा था। सांची कस्बे का बाजार 3 हिस्सों में विभाजित था।
जिसे मिश्रा परिवार सहित 2 अन्य परिवार नियंत्रित करते थे। आकर्ष सबसे पहले मिश्रा परिवार द्वारा नियंत्रित बाजार में गया। सड़क के दोनों तरफ मिठाई, कपड़ों, हथियारों व दवाइयों की विभिन्न दुकानें मौजूद थीं। पर यह समय 21वीं सदी से काफी अलग था। एक पल के लिए आकर्ष को ऐसा लगा मानो वो समय में काफी पीछे आ चुका है। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे उसने केवल अपने पिछले जीवन में टेलीविजन पर देखा था। काफी देर मिश्रा परिवार के बाजार में घूमने के बाद आकर्ष दूसरे बाजार की ओर चल पड़ा। इस बाजार को गुप्ता परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। गुप्ता परिवार सांची कस्बे के 3 सबसे ताकतवर परिवार में से एक था। ये 3 परिवार थे: मिश्रा परिवार, गुप्ता परिवार और आहूजा परिवार। सांची के ये तीनों परिवार सांची पर अपना अधिकार करने के लिए काफी समय से छुपकर लड़ रहे थे। वैसे तीनों परिवारों के पास शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी पहले हमला करके सांची के इस शांतिपूर्ण वातावरण को खत्म नहीं करना चाहता था। जैसे ही आकर्ष ने गुप्ता परिवार के हथियारों की दुकान में प्रवेश किया, एक व्यक्ति तुरंत उसका स्वागत करने आया। प्रिय ग्राहक, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको किस हथियार की आवश्यकता है? उस व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। आकर्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कोई हथियार नहीं खरीदना चाहता, मैं आपसे कुछ सामग्री खरीदना चाहता हूं। आकर्ष की बात सुनकर वो व्यक्ति हैरान था। एक हथियार शिल्पकार कोई लोहार नहीं होता था जो हथियारों की दुकान में काम करता हो। जैसे देवताओं के हथियार शिल्पकार विश्वकर्मा हैं, पर वो कोई लोहार नहीं है। सोमाली महाद्वीप में हथियार शिल्पकार उतने ही दुर्लभ थे जितने कि वैद्य। एक हथियार शिल्पकार को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बड़े बड़े योद्धा तैयार रहते थे। वो हथियार शिल्पकार को उनके परिवार का एल्डर तक बनाने में नहीं चूकते थे। लोहारों द्वारा बनाए गए हथियारों को केवल सामान्य हथियार माना जाता था, लेकिन हथियार शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए हथियारों में उसे प्रयोग करने वाले योद्धा की आत्मा बसती थी, जिससे उस हथियार को प्रयोग करने वाले योद्धा की शक्ति कई गुना तक बढ़ जाती थी। इस कारण ऐसे हथियारों को बहुत असाधारण माना जाता था। सांची कस्बे के तीनों परिवारों के पास एक 9वें स्तर का वैद्य था, पर किसी के भी पास एक हथियार शिल्पकार नहीं था। यह बात साबित करने के लिए काफी थी कि एक हथियार शिल्पकार कितना दुर्लभ था। प्रिय ग्राहक, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता है? उस व्यक्ति के बोलने का रवैया तुरंत बदल गया था। आकर्ष समझ गया कि उस व्यक्ति ने जरूर उसे एक हथियार शिल्पकार समझ लिया है, पर उसने कोई सफाई पेश नहीं की। आकर्ष जो सामग्री खरीद रहा था वह हथियार बनाने के लिए नहीं थी। लक्ष्य एक राज्य स्तर का हथियार शिल्पकार था। अब क्योंकि लक्ष्य की सारी यादें आकर्ष के पास थी, इसलिए हथियार बनाना उसके लिए बाकी सबसे ज्यादा आसान था। पर इसके लिए पहले उसे चक्र मध्य मंडल में प्रवेश कर आंतरिक ऊर्जा का निर्माण करना होगा। बिना आंतरिक ऊर्जा के वो आग का निर्माण नहीं कर सकता था, जो हथियार बनाने के लिए सबसे जरूरी थी। वैद्य के लिए भी दवाइयों का निर्माण करने से पहले चक्र मध्य मंडल में प्रवेश कर आंतरिक ऊर्जा का निर्माण करना आवश्यक था। आकर्ष ने एक ही सांस में आवश्यक 9 प्रकार की सामग्रियों का नाम उस व्यक्ति को बता दिया। ये सब सामग्री मंत्र अभिलेख के लिए थी। ये मंत्र तकनीक सोमाली महाद्वीप में बहुत दुर्लभ थी। इन मंत्रों को किसी भी हथियार या वस्तु पर विशेष विधि द्वारा लिखा जाता था, जिससे उस हथियार की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। ये मंत्र बहुत अजीब तरह से काम करते थे। इनका ज्यादातर उपयोग धमाके के लिए होता था, पर इनमें कुछ कमियां भी थीं। जैसे एक मंत्र अभिलेख का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था। एक बार उपयोग करने के बाद अभिलेख नष्ट हो जाता था। दोबारा उपयोग करने के लिए मंत्र अभिलेख का फिर से निर्माण करना पड़ता था। आकर्ष को लक्ष्य की यादों से पता चला था कि मंत्र अभिलेखों का सबसे अधिक इस्तेमाल उसके दूसरे जीवन काल के समय हुआ था। इसी कारण अपने दूसरे जीवन में लक्ष्य ने हथियार निर्माण के साथ मंत्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया था। इस बात को अब 10,000 साल बीत चुके थे और समय के साथ हुए परिवर्तनों में मंत्र अभिलेख की यह तकनीक कहीं खो गई। मंत्रों का उपयोग करने वाले योद्धाओं को मंत्रकार कहा जाता था। जब मंत्र अभिलेख की तकनीक समय के साथ विलुप्त होने लगी,
तो मंत्रकारों की मांग सुमाली महाद्वीप में हथियार शिल्पकारों व वैद्यों से भी ज्यादा हो गई। मंत्रकार इतने दुर्लभ हो गए कि उन्हें देखने मात्र से ही हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली मानता। यह 9 प्रकार की सामान्य सामग्री जो आकर्ष खरीदना चाहता था, उससे निम्न स्तर का मंत्र अभिलेख तैयार किया जा सकता था। प्रिय ग्राहक, आपके द्वारा खरीदी इन सामग्रियों की कुल लागत 7 चांदी के सिक्के हैं। आकर्ष ने बिना किसी देरी के अपनी मां से प्राप्त पैसों में से 7 चांदी के सिक्के उस व्यक्ति को दे दिए। सम्मानपूर्वक आकर्ष को बाहर जाता देखने के बाद वो व्यक्ति तुरंत अपनी दुकान से निकला और गुप्ता परिवार के महल की ओर चल पड़ा। वो जल्दी से गुप्ता परिवार के कुल प्रमुख को उसकी दुकान पर आए हथियार शिल्पकार के बारे में बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मिश्रा या आहूजा परिवार उनसे पहले उस हथियार शिल्पकार यानी आकर्ष को अपने परिवार में शामिल कर ले। मुझे कहीं से और पैसों का इंतजाम करना होगा। मां ने मुझे 20 चांदी के सिक्के दिए थे, पर मैं इतने कम समय में लगभग आधे सिक्कों का उपयोग कर चुका हूं। आकर्ष ने निराश होकर अपना सिर हिलाया और मिश्रा परिवार के महल की ओर चल पड़ा। बाजार से लौटते समय का आकर्ष का ध्यान कुछ लोगों के समूह पर गया जो सड़क किनारे खड़े हुए थे। जिज्ञासा के कारण आकर्ष भीड़ की ओर चल पड़ा। जब वो भीड़ के पास पहुंचा तो उसका ध्यान एक लड़की पर गया जो भीड़ के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसके लंबे काले घने बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। वो देखने पर लगभग आकर्ष की ही उम्र की लग रही थी। उसके सामने एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर कोई उसकी मां के अंतिम संस्कार के लिए पैसे देता है तो वो उस व्यक्ति की जीवन भर दासी बनकर रहेगी। आकर्ष ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ऐसे दृश्य को सच में देखेगा जिसे अभी तक उसने सिर्फ टेलीविजन पर देखा था। लक्ष्य की यादें मिलने के बाद आकर्ष की सोचने समझने की क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। वो उस लड़की को देखने मात्र से उसकी आभा और ऊर्जा का पता लगा पा रहा था। सुनो लड़की, तुम पहले अपना चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखाती? अगर तुम सच में सुंदर हुई तो मैं तुम्हें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। एक मोटे से व्यक्ति ने वासना से भरी आवाज में उस लड़की से कहा। हां, अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगी तो तुम्हें कोई भी नहीं खरीदने वाला। एक अन्य व्यक्ति ने उकसाना जारी रखा। मैं केवल अपना सिर तभी उठाऊंगी जब आप में से कोई एक व्यक्ति मेरी मां के अंतिम संस्कार के लिए पैसे देगा। उस लड़की ने बिना अपना चेहरा दिखाए वहां मौजूद लोगों से कहा। उसकी आवाज बहुत सुरीली और दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। तुम्हारी आवाज तो ठीक है, लेकिन हमने अभी तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है। क्या पता अगर तुम बदसूरत हुई तो? उस मोटे व्यक्ति के ज्यादा कुछ कहने से पहले ही आकर्ष ने उसे रोक दिया। वो उस मोटे व्यक्ति की वासना से भरी बातें और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आकर्ष अब उस लड़की के सामने गया और हल्के से कहा, मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दूंगा। अपनी मां का ठीक से अंतिम संस्कार कर लेना। आपका धन्यवाद। उस लड़की का शरीर कांप उठा। अपने कांपते हुए हाथों से उसने अपने चेहरे के सामने मौजूद बालों को हटाना शुरू किया। उसका चेहरा बहुत कोमल और सुंदर था। उसके घुमावदार भौहों के नीचे दुहक से भरी सुंदर स्पष्ट आंखों की एक जोड़ी थी, लेकिन उनमें मजबूत इच्छा शक्ति की भावना भी थी। सभी की तरह आकर्ष ने भी शुरू में यह मान लिया था कि वो लड़की शायद इसलिए अपना सिर उठाने के लिए मना कर रही है क्योंकि वह दिखने में सुंदर नहीं होगी। लेकिन किसने सोचा था कि वो लड़की वास्तव में इतनी सुंदर होगी? वो अपने नाजुक शरीर के साथ जब बड़ी होगी तो निश्चित रूप और भी ज्यादा सुंदर होगी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। लड़की का चेहरा देखने के बाद वहां मौजूद लोगों की आंखें वासना से भर उठी। उसने केवल 10 चांदी के सिक्के दिए हैं। मैं तुम्हें 20 सिक्के दूंगा। अब से तुम मेरी दासी हो। उस लड़की के चेहरे को देखने के बाद उस मोटे व्यक्ति की आंखें भी वासना से भर चुकी थीं। उसने अपनी गलती सुधारते हुए तुरंत लड़की को लालच देने की कोशिश की। मैं तुम्हें 30 सिक्के दूंगा। एक अन्य व्यक्ति ने भी उस लड़की को लालच देते हुए कहा, मैं तुम्हें 50 सिक्के दूंगा। मैं 60 सिक्के दूंगा। आकर्ष ने गुस्से में उन सभी लोगों की ओर देखा जो लड़की को लालच दे रहे थे। वो सभी कीमत ऐसे बढ़ा रहे थे मानो वहां कोई नीलामी चल रही हो। उसने सोच लिया था कि अगर उस लड़की ने सबसे अधिक बोली लगाने वाले को चुना तो वह तुरंत वहां से चला जाएगा।
इस प्रकार के लोग वैसे भी उसकी मदद के लायक नहीं थे। क्या लगता है आपको, क्या करेगी वो लड़की? क्या वो सबसे अधिक बोली लगाने वाले को चुनेगी या आकर्ष के साथ जाएगी? क्या आकर्ष कर पाएगा उसकी मदद? जानने के लिए सुनते रहे मार्शल एम्परर सिर्फ और सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर।